नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जहां रक्षा त्रिवेणी संगम थीम पर आधारित बता दें कि नॉर्थ टेक सिंपोजियम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही बता दें कि इसका भव्य समापन समारोह प्रयागराज में आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। समापन समारोह में रक्षा तकनीक और नवाचार से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के उपयोग और सहयोग को बढ़ावा देना बताया गया। इस दौरान विशेषज्ञों, सैन्य अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस आयोजन को भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। और इसके साथ ही बता दें कि नॉर्थ टेक सिंपोजियम समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। इसके साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस आयोजन को काफ़ी ज़्यादा और इसके साथ ही बता दें कि प्रयागराज में समापन समारोह का आयोजन किया गया, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। यहां बता दें कि विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है और इसके साथ ही इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। समारोह में यहां पर जिनका भी संबोधन के रूप में मार्गदर्शन आप सबको प्राप्त हुआ है, लेफ्टिनेंट जनरल अनित्य सेन गुप्ता जी, लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, लेफ्टिनेंट जनरल बी हरिहरन जी, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण जी, एसआईडीएम के वाइस प्रेसिडेंट श्री नीरज गुप्ता जी, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर ए के घोष जी, नॉर्थ टेक सिंपोजियम में उपस्थित हमारे सेना के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी स्टेक होल्डर्स और उपस्थित बहनों और भाइयों, मुझे प्रसन्नता है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे लोकप्रिय रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के विजन को आज हम सब यहां पर नॉर्थ टेक सिंपोजियम के माध्यम से रक्षा त्रिवेणी संगम के रूप में इस त्रिवेणी की पावन धरा में साकार होते हुए देख रहे हैं। मैं इस अवसर पर सबसे पहले इस पावन धरा को, जिसके बारे में देश और दुनिया उसी पवित्र भाव के साथ देखती है कि त्रिवेणी माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थ नायकम, यानी मैं त्रिवेणी, जो हमारा संगम है प्रयागराज का, मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती, इस त्रिवेणी को प्रयागराज के जो ईस्ट है वे वेणी माधव, सोमेश्वर महादेव
महर्षि भारद्वाज के बारे में एक मान्यता है कि दुनिया के पहले कुलपति थे वे विश्वविद्यालय के, और उनके गुरुकुल इसी प्रयागराज में थी। हमारी सरकार को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि 2019 के प्रयागराज कुंभ के अवसर पर हम लोगों ने महर्षि भारद्वाज के उस आश्रम को यहाँ पर पुनर्स्थापित करने की दिशा में कुछ प्रयास किए हैं। विधि विधान से पूजा अर्चना की है। मुख्यमंत्री ने मंदिर में बता दें कि दर्शन और प्रदेश की सुख समृद्धि और जनता की खुशहाली की कामना की है। इस दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद रही। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा के बाद मंदिर प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों का संरक्षण और श्रद्धालुओं की सुविधा सरकार की प्राथमिकता है। पूरे कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। तो वहीं रेल विकास से दौड़ेगा यूपी का भविष्य। बता दें कि उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात देते हुए गाजियाबाद सीतापुर रेल परियोजना को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल में बता दें कि लगभग 14,926 करोड़ रुपए की लागत से 403 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी रेल लाइन को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की अवधि को भी वर्ष 2028 तक बढ़ा दिया गया है, जिससे ग्रामीण विकास कार्यों को और भी गति मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस निर्णय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह कदम नए भारत की मजबूत होती रेल कनेक्टिविटी का प्रतीक है और विकसित भारत 2047 के संकल्प को नई दिशा देगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि परियोजना न केवल क्षेत्र विकास को गति देगी, बल्कि रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। इससे रेलवे की परिचालन दक्षता और सेवा गुणवत्ता में भी सुधार होगा। और रेलवे विस्तार को यहां मंजूरी मिली है। 3 नई रेल परियोजना की स्वीकृति और 901 किलोमीटर की नई रेल लाइन। और ग्राफिक्स के जरिए से आपको हम बता दें, जहां गाजियाबाद सीतापुर रेल परियोजना को मंजूरी मिल गई है, इसके साथ ही 14,926 करोड़ की रेल लाइन को स्वीकृति मिल गई है। 403 किलोमीटर रेल नेटवर्क का यहां विस्तार होता हुआ नजर आएगा। कनेक्टिविटी बेहतर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बड़ा फैसला लिया गया है। इसके साथ ही रेल कनेक्टिविटी से यूपी में विकास अब तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रफ्तार और भी तेज हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगा बेहतर संपर्क मार्ग, जिससे काफी ज्यादा सुविधा यहां मिलती हुई नजर आएगी। नई रेल परियोजना से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। भारतीय रेलवे की परिचालन क्षमता में सुधार होगा। इसके साथ ही बता दें कि गांवों को शहरों से जोड़ेगा ये प्रोजेक्ट और इसके साथ ही काफी ज्यादा कनेक्टिविटी बेहतर होती हुई नजर आएगी। किसानों की आय बढ़ने की भी यहां मदद मिलेगी और उम्मीद भी जताई जा रही है। इसके साथ ही बता दें कि योजना भी 2028 तक बढ़ाई गई है अवधि। और इसके साथ ही बता दें कि ग्रामीण आधारभूत यहां मजबूत होती हुई नजर आएंगी, सेवाएं मजबूत होती हुई नजर आएंगी। विकसित भारत 2047 लक्ष्य को यहां बल मिलता हुआ नजर आ रहा है। ग्राफिक्स के जरिए सब आपको बता रहे हैं, क्षेत्र विकास को यहां नई गति मिलती हुई नजर आएगी। और इसके साथ ही रेलवे नेटवर्क से बढ़ेगी आर्थिक गतिविधियां, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके साथ ही यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर को यहां बड़ा बूस्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं किसान की मेहनत अब देश की ताकत बन रही है। केंद्र सरकार ने किसानों, उद्योग और रोजगार को लेकर कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है। फसल वर्ष 2026-27 के लिए गन्ने का लाभकारी मूल्य बता दें कि 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। साथ ही 5,659 करोड़ रुपए का कपास उत्पादकता मिशन भी मंजूर किया गया। गुजरात में सेमी कंडक्टर और मिनी एलडी डिस्प्ले इकाइयों को भी बता दें कि 3,936 करोड़ रुपए का निवेश स्वीकृत हुआ है। बता दें कि वडनेर में भी जहाज मरम्मत इकाई को 18,100 करोड़ की आपात ऋण गारंटी योजना को भी मंजूरी मिली है। इन सभी फैसलों से कृषि, उद्योग और रोजगार क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलेगा।
और इसके साथ ही बता दें कि गुजरात में नई औद्योगिक इकाई और यहां बड़ी मंजूरियां मिलती हुई नजर आई हैं। तो वहीं प्रयागराज में बता दें कि रक्षा त्रिवेणी संगम थीम पर आयोजित नॉर्टेक सिम्पोजियम 2026 का भव्य समापन समारोह प्रयागराज में आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शामिल हुए। समापन समारोह में रक्षा तकनीक और नवाचार से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के उपयोग और सहयोग को बढ़ावा देना बताया गया। इस दौरान विशेषज्ञों, सैन्य अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस आयोजन को भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। करना हमारा स्वभाव, परंतु हमें ध्यान रखना होगा कि जो सुरक्षित है वही समृद्ध भी। उदारता की रक्षा के लिए उतनी ही शक्ति भी चाहिए, उतनी ही सामर्थ्य भी चाहिए। और राष्ट्र कवि दिनकर ने इसीलिए बातें कही थी कि क्षमा श्लोकते उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसे क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। याद रखना, जिसके पास शक्ति होगी, सामर्थ्य होगी, वही अपनी संवेदना भी दे पाएगा और वही संस्कार भी दे पाएगा। अर्थात शांति और क्षमा की भाषा केवल वही सार्थक बोल सकता है जिसके पास उतने सामर्थ्य हो। आज हम अपनी सामरिक और तांत्रिक शक्ति को इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं कि हमें किसी पर आक्रमण करना, अपितु इसलिए कि हमारी उदारता को कोई हमारी व्यवस्था न समझने की भूल करें। राष्ट्र की समृद्धि के लिए ये सामर्थ्य हमेशा अनिवार्य है। समृद्धि केवल संसाधनों से नहीं आती, इसके लिए सुरक्षा, स्थिरता और सामर्थ्य का मजबूत आधार उतना ही आवश्यक भी होता है। उत्तर प्रदेश में 2017 में सत्ता संभालने के बाद हम इन बातों को जानते थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो छवि थी, उत्तर प्रदेश के अंदर जो अव्यवस्था थी, हमारे सामने जो उस समय पहचान का संकट था, हम लोग इस बात को मानते थे कि हमें अगर सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, उत्तर प्रदेश को पहचान के संकट से मुक्त करना है, तो हमें सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बनाना होगा। रूल ऑफ लॉ को जमीनी धरातल पर उतारना होगा। इसके लिए हमें उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस को पूरी सख्ती के साथ लागू करना पड़ा था। और आज हम सब इस बात को मान सकते हैं कि जो हमने उस समय कानून का राज स्थापित करने का संकल्प लिया, आज उसने उत्तर प्रदेश के इस मॉडल को तो सबका ध्यान उस ओर आकर्षित किया ही है। इसने उत्तर प्रदेश के अंदर एक बेहतरीन इकोसिस्टम डेवलप करने में भी मदद की। आज हम कह सकते हैं कि भारत का सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी के पास है। एक्सप्रेसवे के रूप में, हाईवे के रूप में, रेलवे की कनेक्टिविटी के रूप में, मेट्रो के रूप में और एयर कनेक्टिविटी के रूप में। आज सुरक्षा
सुरक्षा के प्रति सरकार का पहला जो प्रायोरिटी सेक्टर हमारा था, उस पर ध्यान देने का परिणाम क्या है? आज देश और दुनिया का हर बड़ा निवेशक, हर बड़ा इन्वेस्टर यूपी के अंदर आकर के निवेश करना चाहता है। आज सुरक्षा का परिणाम क्या है? उधर सिद्धार्थनगर के लोहिया कला भवन में आयोजित शिक्षा मित्र सम्मान समारोह में पूरे जिले का बता दें कि माहौल उत्साह से भर गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गोरखपुर से शिक्षा मित्रों के हित में दिए गए संदेश और डमी चेक वितरण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण यहां स्क्रीन पर दिखाया गया। इस अवसर पर सांसद जगदम्बा पाल और सदर विधायक बांसी विधायक और इसके साथ ही अन्य जिलाधिकारी सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी यहां मौजूद रहे। चेक मिलने के साथ शिक्षा मित्रों में खुशी की लहर दौड़ गई और पूरा सभागार यहां तालियों की गूंज से गूंज उठा है। वो शिक्षा मित्र जो आज भी विद्यालयों में, बहुत से विद्यालयों में शिक्षा मित्र हैं, विद्यालयों को चला रहे हैं और बच्चों को गुणात्मक शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। ऐसे 1,45,000 लोगों को जिस तरह का एक ऐतिहासिक फैसला लेकर उन्होंने मानदेय में वृद्धि की है कि 10,000 से 18,000, ये वर्षों का सपना पूरा हुआ, क्योंकि ये 1999 में जो प्रक्रिया शुरू हुई और इसके बाद इनको सहायक शिक्षक बना दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से ये सहायक शिक्षक से फिर शिक्षा मित्र हो गए, सड़क पे आ गए थे। आज पुनः उत्तर प्रदेश नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में आज शिक्षा मित्रों के न केवल उनको एक आर्थिक रूप से बल्कि एक सुरक्षा प्रदान किया है और भविष्य में इस मानदेय की वृद्धि से उन विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों छात्राओं के जीवन में एक सकारात्मक सोच ला करके गुणात्मक शिक्षा दे करके भारत के लिए एक भविष्य की अच्छी पीढ़ी तैयार करेंगे। ऐसा आज दिन था और आज के इस हमारे शिक्षा मित्र सम्मान समारोह में सिद्धार्थनगर में लोगों की उपस्थिति में हमारे विधायक विनय वर्मा जी, श्री सरपा जिलाधिकारी, सब लोगों के मौजूदगी में हमने जनपद के सभी शिक्षा मित्रों को सम्मानित किया और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया कि उन्होंने जिस तरह से हमारे शिक्षा मित्रों को मानदेय वृद्धि किया है और उनके चेहरे पर। इसी बीच कन्नौज में साइबर क्राइम को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत मेडिकल कॉलेज में एक सेमिनार आयोजित किया गया। इसमें बता दें कि एडीजी कानपुर आलोक सिंह ने हिस्सा लिया। उन्होंने छात्रों, व्यापारियों और आम लोगों को साइबर अपराध के बारे में जानकारी दी। एडीजी ने बताया कि आज के समय में सबसे ज़्यादा साइबर ठगी डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रही है, जिसमें लोगों को डराकर पैसे ठगे जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई प्रावधान नहीं है। लोगों को ऐसे फर्जी कॉल या मैसेज से सावधान रहने की सलाह दी गई। तो वहीं नशे के कारोबार पर कानून का शिकंजा लगातार कस रहा है। गाजीपुर में कोडिन कप सिरप के अवैध कारोबार से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कुर्की की कार्रवाई के डर से 2 आरोपियों ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया है। विशेष लोग अभियोजक के अनुसार आरोपी राहुल यादव और दयाराम सिंह ने बता दें कि प्रथम शक्ति सिंह की अदालत में सरेंडर किया। इस मामले में कुल 6 लोग आरोपी हैं, जिनमें से एक पहले से ही जेल में है और 3 अभी फरार हैं। पुलिस ने फरार आरोपी के खिलाफ कुर्की नोटिस भी जारी कर दिया है। यह मामला नशे के अवैध व्यापार से जुड़ा है और पुलिस पूरे नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई कर रही है। रत्नाकर दुबे विशेष लोक अभियोजक NDPS गाजीपुर। कोडिन कप सिरप मामले में जितने नामजद थे उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई हो रही थी, लेकिन उनमें से आज 2 ने आत्मसमर्पण कर दिया है। एक राहुल यादव, एक दयाराम सिंह। आरोपी जो कोतवाली से मामला दर्ज है गाजीपुर से, उसमें 6 लोग थे, जिनमें से एक सर्वांश वर्मा जो सैदपुर में एजेंसी चलाता था वो जेल में है और बाकी 2 राहुल यादव, दयाराम सिंह, ये लोग आज आत्मसमर्पण किए हैं फर्स्ट ADJ शक्ति सिंह जी की अदालत में। और 3 अन्य आरोपी फरार हैं, उनके खिलाफ भी कुर्की की नोटिस चस्पा कर दी गई है। सर, मुख्य आरोपी कौन है? इसमें शुभम जायसवाल मुख्य आरोपी है
और एडीए की टीम ने शाहगंज क्षेत्र के अर्जुन नगर में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान एक भवन को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां कथित रूप से बिना पूर्व सूचना दिए भवन को सील कर दिया गया। भवन के भीतर उस समय एक परिवार भी मौजूद था, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। परिवार ने आरोप लगाया कि वह लगभग 4 घंटे तक भवन के अंदर बंद रहे, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। भवन स्वामी का कहना है कि उन्हें किसी भी प्रकार की सूचना पहले से नहीं दी गई थी। करीब 4 घंटे बाद सूचना मिलने पर प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर सील खोली और परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला। मामले को लेकर विभागीय स्तर पर जांच की संभावना जताई जा रही है। आगरा के शाहगंज वार्ड स्थित अर्जुन नगर में एडीए द्वारा भवन पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि इस सीलिंग की कार्रवाई के दौरान एडीए के जो अधीनस्थ हैं उनकी घोर लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि उस भवन को सील करते समय उसमें एक परिवार मौजूद था, जिस परिवार को भी अंदर ही बंद कर दिया गया। आपको बता दें कि सील लगने के बाद लगभग 4 घंटे तक परिवार जो है उस भवन के अंदर मौजूद रहा, जिसके बाद सूचना एडीए के अधीनस्थों को लगी, जिसके बाद द्वारा अधीनस्थ अधिकारी जो हैं वो इस भवन पर पहुंचते हैं और सील को खोलते हैं। सील खोलने के बाद उस परिवार को बाहर निकालते हैं, लेकिन कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सीलिंग के दौरान ये बड़ी लापरवाही एडीए की सामने देखने को। कानपुर नगर के सचड़ी थाना क्षेत्र स्थित कॉलेज में देर रात छात्रों ने भारी हंगामा कर दिया। मामला 20,000 की अतिरिक्त सिक्योरिटी जमा करने के नए नियम को लेकर सामने आया। कॉलेज प्रशासन द्वारा लागू किए गए इस नियम के अनुसार छात्रों को 20,000 जमा करने थे, जिसमें शर्त रखी गई थी कि यदि उपस्थिति 90% से कम रहती है तो यह राशि जब्त कर ली जाएगी। इस फैसले से छात्रों में भारी नाराजगी फैल गई। नाराज छात्रों ने कैंपस में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची। छात्रों और कॉलेज प्रशासन की बीच बता दें कि बातचीत कराई गई। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद कॉलेज प्रशासन ने फिलहाल इस नई सिक्योरिटी स्कीम को वापस ले लिया है। ये कल देर रात पीएसआईटी थाना क्षेत्र सचेडी में स्टूडेंट्स द्वारा अपनी मांगों को लेकर के वहाँ पे प्रदर्शन किया गया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि जो कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा 20,000 रुपये फीस की बढ़ोतरी की गई है और ये बताया गया कि ये रिफंडेबल अमाउंट है। यदि 90% अटेंडेंस पूरी नहीं होती है, ऐसी स्थिति में ये अमाउंट जब्त कर लिया जाएगा। इसको लेकर के छात्रों में आक्रोश था। आज मौके पर पुलिस जाती है, बातचीत करती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी बातचीत होती है और इसका समाधान निकाला जाता है। अभी फिलहाल ये स्कीम को रोल बैक कर लिया गया है प्रशासन द्वारा। अंतिम जो भी निर्णय लिया जाएगा वो सभी स्टेक होल्डर्स जो थे उनसे बातचीत करके। अब चलते चलते खबर मौसम विभाग से, जहां उत्तर प्रदेश में 4 से 7 मई 2026 के बीच मौसम को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया। राज्य के 42 से अधिक जिलों में तेज आंधी, ओलावृष्टि और भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कई जगहों पर 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, अयोध्या, बरेली और मेरठ जैसे बड़े शहर में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। बिजली गिरने का खतरा भी बताया गया है। प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रखा गया ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, और ऐसे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RNTV नेशनल।